ओके, तो बच्चों आज हम लोग, जैसे कि आपको पता है, नायगांव मनपा माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मैं स्वयं विषय शिक्षक मौर्य फूलचंद आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाला हूँ। और हमारे मार्गदर्शक मुख्याध्यापक श्री जल के राजा राम जी हैं। आप लोग नए हो इस स्कूल के लिए, तो आप लोगों को कम से कम बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि आपके स्कूल का नाम क्या है। मैं आपको साइंस 2 पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा नाम क्या है और आपके मुख्याध्यापक का नाम क्या है। इसके बाद हम लोग, जैसे कि आपको पता है, कक्षा 9वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पढ़ रहे हैं और ये स्लाइड सब मैंने बनाया है। आज हम लोग दूसरा पाठ देख रहे हैं, कार्य और ऊर्जा। कार्य और इस पाठ के अंतर्गत कुछ बातें आपको समझना है जो कभी भ्रांतियां हो जाती हैं आपको। जैसे दैनिक व्यवहार में जब कोई कार्य किया जाता है तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ। आप पढ़ रहे हो, मतलब आप भी कुछ कार्य कर रहे हो, या दौड़ रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो। तो मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया करते हैं तो दैनिक जीवन के व्यवहार में हम उसे कार्य कहते हैं। मतलब हमारे नजरिए से वो कार्य शारीरिक भी हो सकता है या मानसिक भी हो सकता है। जैसे किताब पढ़ रहे हो, उदाहरण के लिए किताब पढ़ रहे हो तो एक प्रकार का मानसिक कार्य है। और सामान लेकर सीढ़ियों पर चल रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो ये एक प्रकार का शारीरिक कार्य है। तो हम इन सबको कहते हैं कि भैया हम काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो मानसिक कार्य करते हैं उसकी तो कीमत हम ज्यादा करते हैं और शारीरिक कार्य करने वाले की कीमत कम करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे आप देखोगे, इसी चीज को डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि कोई टीवी देख रहा है वो भी कार्य कर रहा है, कोई वजन गोनी उठा रहा है वो भी कार्य कर रहा है, ठीक है, कोई खेल रहा है वो भी कार्य कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप नजरिया के बारे में सोचो, थोड़ा सा नजरिया एक अलग नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे कि एक बस है जिसको कुछ लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं। आप मेरा हाइलाइटर वहां पे देख रहे होंगे कि बस है, उसको कुछ लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं और धक्का देने के कारण बस थोड़ा आगे जाएगा। इसी तरह इस दूसरी आकृति में एक व्यक्ति है जो एक टेबल को आगे ढकेलने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर एक बच्चा है जो अपने खिलौना गाड़ी को खींच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पर एक गाड़ी को दूसरा गाड़ी खींच रहा है। इस तरह से अलग अलग परिस्थितियां हैं कार्य करने की। और ये जो जितने सिचुएशन, इसमें शारीरिक कार्य किया जा रहा है अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है। तो कार्य की परिभाषा भौतिकीय दृष्टिकोण से क्या होनी चाहिए। देखो, जो हम जनरल व्यवहारिक जीवन में सोचते हैं कार्य, वो चाहे वो मानसिक कार्य हो चाहे शारीरिक कार्य हो, दोनों को हम कार्य कहते हैं। पर भौतिक शास्त्र में, मतलब या कहिए कि विज्ञान में, केवल जो शारीरिक कार्य होता है, शारीरिक इन सेंस हमारे नजरिए से शारीरिक, कोई मशीनी तरीके से भी वो कार्य किया जा सकता है, पर उसको कार्य कहते हैं। अब उसकी परिभाषा क्या होगी, किसी पिंड पर प्रयुक्त बल और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन
के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान दो कि आपको यहां दो बातें समझना है, बल और बल की दिशा में होने वाला विस्थापन के गुणनफल। ध्यान दो, बल और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो मतलब किसी पिंड पर अगर बल लग रहा है, पिंड का मतलब यहाँ कोई भी वाहन हो सकता है, टेबल हो सकता है, कोई भी ऐसा वस्तु जिसे हम बल लगा करके ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे हम प्रयास करें चाहे किसी मशीन के द्वारा उसको ढकेला जाए, मतलब उसमें बल लगाया जाए और बल लगाने के कारण उसमें विस्थापन हो। विस्थापन मतलब वो आगे की ओर बढ़े या किसी भी दिशा में बढ़े। तो कितना बल लगा रहे हैं और उस बल के कारण कितना विस्थापन हो रहा है, जब दोनों का गुणा करते हैं तो जो एक हमें नई मात्रा प्राप्त होती है, उसी को क्या कहा जाता है, कार्य। उसी को कार्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आई होप ये परिभाषा आपके ध्यान में आ गया होगा। ओके, अगला पॉइंट है, तो जैसे कि परिभाषा है इससे आपको अंदाजा लग गया हो कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। मतलब जब भी आपको कोई इस तरह का परिस्थिति पैदा हो या किताब में इस तरह का प्रश्न दिखाई दे जहां आपको किसी पिंड पर बल लगाने पर विस्थापन हुआ और कार्य की गणना करना है कि कितना कार्य हुआ, वो अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब यहां पर कार्य को सांकेतिक रूप में W बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क, इसलिए इसको सांकेतिक रूप में W लिखा जाता है। बल को सांकेतिक रूप में F लिखते हैं, क्योंकि बल को इंग्लिश में फोर्स बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका संकेत F दिया गया है। अब विस्थापन के लिए आपको विशेष रूप से याद करना होगा, पहले पाठ में भी बताया गया है कि वैसे तो विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेकिन इसका संकेत डी नहीं देते हैं बल्कि यस, क्योंकि डी संकेत किसी और जैसे दूरी वगैरह के लिए वो डी संकेत दे दिया जाता है डिस्टेंस के लिए, तो इसलिए विस्थापन के लिए एक अलग संकेत चुना गया है यस, जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि कार्य की इकाई क्या है। भाई कार्य का हमने गणना किया, अब कार्य कितना हुआ उसकी एक इकाई तो होनी चाहिए। जैसे आपने वजन कांटे पर थोड़ा सा कांदा रख दिया और उसका वजन कुछ तो आया, अब कुछ तो आया तो बोलोगे क्या एक आया, दो आया, ढाई आया, ऐसा बोलोगे तो अजीब लगेगा। उसकी एक इकाई देनी होती है कि भाई 1 किलोग्राम आया या 2 किलोग्राम आया या 2 किलो 500 ग्राम आया, तो वो इकाई होती है द्रव्यमान की। ठीक उसी तरह कार्य की भी इकाई होती है, और जैसे कि पिछले पाठ में बताया गया था कि इकाई की कई प्रकार की इकाइयां हो सकती हैं, पर हम मानक रूप में दो ही इकाइयों पर विचार करते हैं। एक एसआई प्रणाली, जिसको हम फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वैश्विक मानक बोल सकते हैं, और यही आपका इसी को एमकेएस प्रणाली भी कह सकते हो। और दूसरा इकाई होता है सीजीएस प्रणाली। यहाँ हम पहले एमकेएस प्रणाली पर विचार कर रहे हैं कि एसआई प्रणाली में बल की इकाई आप सबको पता है न्यूटन है, बल की इकाई न्यूटन है, जिसको सांकेतिक रूप में एन लिखते हैं, और विस्थापन की इकाई मीटर है। याद रखो विस्थापन की कई इकाइयां होती हैं, पर मानक रूप में जब हम एसआई प्रणाली की बात करते हैं
तो मीटर लिखते हैं और उसको संकेत क्या देते हैं, स्मॉल m। ये अगर आपको याद होगा पूरा चार्ट में बना करके दिया हूं आपको। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कार्य की एमकेएस प्रणाली में इकाई क्या होगा, न्यूटन मीटर, या कहो कि न्यूटन गुणे मीटर। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल की इकाई न्यूटन गुणे विस्थापन की इकाई मीटर, इसलिए कार्य की इकाई क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो आपको रटना नहीं है कि कार्य की इकाई क्या होगा, फॉर्मूला आपको ध्यान में है, इकाई आपको ध्यान में आ जाएगा। फिर आप बोलोगे लेकिन सर ये आगे क्या लिखा है, इसे ही जूल कहते हैं। कारण है कि कार्य से संबंधित एक महान वैज्ञानिक जूल नामक वैज्ञानिक ने बहुत ज्यादा संशोधन किया था, बहुत ज्यादा रिसर्च किया था, इसलिए उनके सम्मान में कार्य की एमकेएस प्रणाली में इकाई जूल रखा गया है, जिसको जे अक्षर से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको न्यूटन मीटर याद रखना है, लेकिन ज्यादा फेमस जो इकाई है वो क्या है, जूल। जूल आपको ध्यान में रखना है, कार्य की इकाई। इसके बाद सीजीएस प्रणाली में अगर हम विचार करें तो फिर से बल की इकाई डाइन होता है, विस्थापन की इकाई सेंटीमीटर। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कार्य की इकाई क्या होगी, डाइन सेंटीमीटर। लेकिन अगेन इसको एक दूसरा संकेत दिया गया है, अर्ग। तो डाइन सेंटीमीटर बोलोगे तो गलत नहीं है, ध्यान में रखो, डाइन सेंटीमीटर तो है ही, लेकिन उसी को क्या कहा जाता है, अर्ग। तो इस प्रकार से कार्य की दो इकाइयां आपके सामने आई, एक जूल जिसको कि एसआई इकाई या एमकेएस इकाई बोलते हैं, दूसरा अर्ग जिसको हम सीजीएस इकाई बोलते हैं, जूल और अर्ग। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं कि जूल और अर्ग में संबंध क्या है। जैसे कभी कभी होता है ना कि एक इकाई में जानकारी दिया है तो हमें दूसरी इकाई में बदलने आना चाहिए, तो उसके लिए उन दोनों में संबंध मालूम होना चाहिए। जैसे आपको अगर कोई जानकारी मीटर में दिया है और आप उसे सेंटीमीटर में बदली करना चाहते हो, तो आपको मीटर और सेंटीमीटर में संबंध पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि यहां से वहां तक की दूरी 2 मीटर है, अब आप यही जानकारी सेंटीमीटर में जानना चाहते हो। तो मैं बच्चों क्या बता रहा था आपको कि जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदली करने आपको आता है, ठीक इसी तरह अगर कार्य आपको जूल इकाई में मालूम है और उसे आप अर्ग में बदली करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों में आपको संबंध पता होना चाहिए। तो संबंध कैसे पता करते हैं हम, देखो आपको पता है कि सबसे पहले कि जूल की परिभाषा क्या है वो समझ लेते हैं कि एक जूल मतलब होता क्या है। एक जूल बोलेंगे किसको, जैसे एक न्यूटन बल की क्रिया द्वारा पिंड का बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन होता है, तब हम कहेंगे कि जो कार्य हुआ है वो कितना कार्य हुआ है, 1 जूल। मतलब क्या, फिर से सिचुएशन समझो कि कोई एक पिंड है और आपने उस पर बल लगाया, कितना बल लगाया, 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन बल लगाने के कारण अगर उसका विस्थापन 1 मीटर हुआ, मतलब 1 मीटर की दूरी तक आगे बढ़ गया, तब हम बोलेंगे कि कार्य कितना हुआ है, 1 जूल। क्योंकि बहुत सिंपल है, यहाँ मतलब 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। ठीक है, इसके बाद इसी तरह अर्ग की भी परिभाषा है। कभी कभी अर्ग का परिभाषा पूछा जाता है कि एक अर्ग मतलब क्या। तो अगर किसी पिंड पर आपने 1 डाइन का बल लगाया और उस बल के कारण पिंड की जो बल की दिशा में पिंड में 1 सेंटीमीटर का विस्थापन होगा, मतलब 1 डाइन का बल लगाया और उसमें विस्थापन कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर मतलब लगभग इतना विस्थापन होगा, तब हम बोलेंगे कि किया गया कार्य कितना है, 1 अर्ग।
इस आधार पे दोनों में संबंध हम देख सकते हैं। आपको पता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन। अगर न्यूटन और डाइन में ये संबंध है कि आपको 9वीं कक्षा में पढ़ाया गया है कि 1 न्यूटन मतलब 1,00,000 डाइन, चाहे 1,00,000 कहो चाहे 10⁵ कहो, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इस आधार पे हम जूल और अर्ग में संबंध पता कर सकते हैं, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल अगर 1 न्यूटन का है, विस्थापन अगर 1 मीटर है, तो कार्य क्या होगा, 1 जूल। और उसी चीज को अगर हम न्यूटन को डाइन में बदली करना चाहें तो 10⁵ का गुणा करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में बदली करना चाहें तो 100 का गुणा करेंगे। इसी 100 को ही आप क्या लिख सकते हो, 10⁵2, क्योंकि आपको पता है कि 100 का मतलब क्या होता है, 100 को ही आप क्या लिख सकते हो, 10 गुणे 10। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 गुणे 10, और 10 गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 10⁵2। ठीक है, तो चाहे 100 लिखो, चाहे 10 गुणे 10 लिखो, चाहे 10⁵2 लिखो, सबका मतलब एक ही होता है। तो इसीलिए हम 1 मीटर को क्या लिख रहे हैं, 10⁵2 सेंटीमीटर। अब ये 10⁵5 गुणे 10⁵2, देखो घातांक का नियम क्या कहता है, बीच में गुणे है और आधार समान है दो घातांकों का, तो हम घातों को जोड़ देते हैं। तो 5 और 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 10⁵7। तो यहां से हमें समझ में आता है कि 1 जूल बराबर होता है 10⁵7, चाहे कहो डाइन सेंटीमीटर, या उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अर्ग। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी पूछे कि 1 जूल बोले तो कितना अर्ग, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1 जूल मतलब 1 क्या, 1 करोड़, 1 करोड़ अर्ग। उसी 1 करोड़ को क्या हम बोल सकते हैं, 10⁵7 अर्ग। ठीक है, अब हाँ, तो इसके बाद अगला टॉपिक, उसके पहले हाँ, तो अब यहाँ पे बच्चों एक अजीब सिचुएशन आप देखोगे कि 3 अलग अलग डायग्राम दिए गए हैं। इन तीनों डायग्राम के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया गया है वो आप समझने का प्रयास करो। तो यहाँ पे आप बच्चों 3 अलग अलग डायग्राम देख रहे हो, अ, ब और क। तीनों डायग्राम में हो क्या रहा है वो समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ एक लड़की है, इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स है, वो ए स्थान पे है, यहाँ पे ए लिखा गया है, ए स्थान पे ये बॉक्स है, उसको खींच करके वो बी स्थान तक ला रही है, या कहिए कि बी से वो ए तक लेके जा रही है। यहाँ दूसरी डायग्राम में एक लड़की है जो एक खिलौना गाड़ी को खींच रही है, और सी वाले का वाले सिचुएशन में एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी खींच रही है, या एक कार को दूसरा कार खींच रहा है। अब यहाँ आपको समझना क्या है, वो जरा बहुत बारीक बात है, उसको जरा ध्यान दो कि समझना क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर जब बल लगाया जा रहा है, लड़की द्वारा जब बल लगाया जा रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है। यहाँ पे सर तीनों काम में सर शारीरिक बल का प्रयोग हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, शारीरिक बल का प्रयोग हो रहा है, तीसरे में मानसिक, सॉरी, मशीनी बल का प्रयोग हो रहा है बच्चों। लेकिन जरा प्रश्न को अभी मैं आपके सामने रखा नहीं हूँ, आप जरा समझने का प्रयास करो, मुद्दा कुछ अलग है। अब तो हम वो उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं जहां जो है शारीरिक या यांत्रिक बल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन देखना क्या है कि यहाँ बल की दिशा ये रहता है, इस दिशा में। हाँ, बल की दिशा जो है ऐसे है। कलर मैं ले लूं दूसरा, तब आप लोगों को दिखाई देगा। ओके, बल की दिशा इस दिशा में है, ठीक है, और विस्थापन भी इसी दिशा में होता है।
लेकिन यहां अगर आप नोटिस करोगे तो बल की दिशा ऐसे है, बल की दिशा इस तरह से है ऊपर की ओर, लेकिन जो वाहन जो खिलौने का विस्थापन है वो इस दिशा में हो रहा है, जमीन के समांतर। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि बल जो है ऊपर की दिशा में लग रहा है, लेकिन विस्थापन जमीन के समांतर है। ये आपको समझना है कि ये यहाँ पे बल लग रहा है ऊपर की दिशा में थोड़ा सा, लेकिन जो विस्थापन हो रहा है वो नीचे की दिशा में हो रहा है। अब इसी तरह इस तीसरी सिचुएशन में भी है। तो यहां समझना क्या है आपको कि बल को तीन अलग अलग रूपों में बांट सकते हो। बल को तीन अलग अलग रूपों में बांट सकते हो, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य बल। धनात्मक बल, ऋणात्मक बल और शून्य बल। अब ये क्या कह रहा है ये समझने का प्रयास करो आप कि जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, जैसे आकृति अ में था कि जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में विस्थापन भी हो रहा है, मतलब दोनों के बीच का कोण 0 अंश है, थीटा जिसको हम बोलते हैं, तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सिचुएशन, जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, मतलब बल आप इस दिशा में लगा रहे हैं पर विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तब दोनों के बीच का कोण 180 अंश का होता है। देख लो 0 से सीधा 180 अंश का कोण, तब किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर बल आप इस दिशा में लगा रहे हो और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, या कहिए कि बल आप ऊपर की दिशा में लगा रहे हो और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तब किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 90 अंश है। और आप सिंपली सोच भी सकते हो कि अगर आप कोई चीज को सोच रहे हो कि मैं ऐसे ठोकूं, बल मतलब इस दिशा में लगाऊं, और आपको परिणाम ऐसा है कि विस्थापन इधर हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। बल आप इधर लगाओगे तो विस्थापन या तो इधर होगा या तो ऊपर की तरफ हो सकता है, उसके विपरीत हो सकता है। लेकिन कहो कि इस दिशा में हो, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तब ऐसी स्थिति में किया गया कार्य शून्य होता है। और लेकिन इससे एक अलग सिचुएशन है कि अगर बल लगाए गए बल और होने वाले विस्थापन के बीच में एक अलग कोण बन रहा है, ना 90 बन रहा है, ना 0 बन रहा है, ना 180 बन रहा है, बल्कि कुछ अलग बन रहा है, तब किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य तो कितना होगा, जिस दिशा में बल लग रहा है और वो कितना बल लग रहा है उस पर निर्भर करेगा कि कार्य कितना हो रहा है। ओरिजिनली बच्चा बल कहाँ लगा रहा है, ऊपर की ओर, लेकिन विस्थापन का कहाँ हो रहा है, जमीन की समांतर हो रहा है। तो जमीन के समांतर अगर विस्थापन हो रहा है तो उसके लिए ये देखना होगा कि बल कितना लग रहा है जमीन के समांतर। तो अगर हम मान लें जमीन के समांतर बल F1 लग रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा, F1 गुणे यस। याद रखो यहाँ कार्य बराबर F गुणे यस नहीं होगा, क्योंकि F बल तो ऊपर की दिशा में लग रहा है, तो विस्थापन की दिशा में जो बल लग रहा है उसी पर निर्भर करेगा कार्य कितना हो रहा है। और इसीलिए इस दिशा में कार्य ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बनता है। उसके लिए आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे त्रिकोणमिति का सिद्धांत, उसके अनुसार ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ ये जो थीटा कोण है ना, इस कोण का इन तीनों भुजाओं से एक संबंध होता है, और उस संबंध के अनुसार अलग अलग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से हमें एक विचार करना है, cos थीटा। cos थीटा होता क्या है, इस कोण की संलग्न भुजा मतलब बगल वाली भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा कौन है, F1, और कर्ण कौन है, F। तो F1 बटे F। इस आधार पे आपको F1 कितना आएगा, F गुणे cos थीटा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ये जो F1 था जिसको अब हम क्या लिख रहे हैं, F cos थीटा गुणे विस्थापन। इसी को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाए
तो एफ गुणे एस गुणे कॉस थीटा, मतलब जो लगाया गया बल से होने वाला कार्य है वो कोण पर भी निर्भर करेगा, सिर्फ दोनों बल और विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। और इसीलिए अलग अलग परिस्थितियों में थीटा का मान क्या है, उसके अनुसार कार्य क्या होगा, वो इस टेबल के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं कि अगर दोनों के बीच का कोण एक है, जीरो है, तो जाहिर है विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है, तो cos थीटा का मान 1 होता है, तो कार्य बराबर F गुणे यस, और ये धनात्मक कार्य होता है। अगर दोनों के बीच का कोण 90 अंश है तो cos थीटा का मान 0 होता है, त्रिकोणमिति में आप समय आने पर पढ़ोगे। और अगर एक घटक तीनों में से F यस और cos थीटा तीनों में से कोई एक घटक 0 है तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे किया गया कार्य क्या होगा, 0। और अगर थीटा का मान 180 है तो cos थीटा का मान -1 होता है, इसीलिए यहाँ cos थीटा की जगह हम -1 अगर लिखेंगे तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, W बराबर -Fs, और तब हम बोलते हैं किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कार्य कहते किसको है भौतिक शास्त्र में, और कार्य की परिभाषा क्या है, कार्य का सूत्र क्या है, और कार्य ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, जूल और अर्ग, और जूल और अर्ग में संबंध क्या है। और लास्ट में हमने देखा कि कार्य के 3 प्रकार कौन से हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, और आज का लेक्चर में यहीं तक मैं पढ़ा रहा हूं। और